Assalamu alaikum. We have started the unit peripheral vascular system और in previous हमने उसकी briefly anatomy देखी, then patient से उसकी history ली, उसका subjective data collect किया और then हमने upper limbs की means उसके arms की assessment की. Now let's move towards the assessment of the leg. Lower limbs की assessment भी आपने उसी तरह inspection से start करनी है. उसके ग्रोइन एरिया मीन्स उसके अपर थाई से लेकर फीट और या फिर टोस तक आपने विजुअल एग्जामिनेशन करनी है टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ द एबनॉर्मेलिटी और आपने दोनों लेग्स को कंपेयर करना होता है जिसमें फर्स्ट है उसका साइज दोनों लेग के साइज को देखें कहीं स्वेलिंग या फिर मसल वेस्टिंग इन्फ्लेमेशन तो नहीं है जिसकी वजह से एक लेग ना इनलार्ज हुआ है इसके अलावा सिमेट्री को चेक करें सो दे शुड लुक नॉर्मल और सिमिलर अगर कहीं आपको asymmetrical ऑब्जर्व हो सो दिस कुड मीन द यूनिलैटरल स्वेलिंग हो सकती है जस्ट लाइक इन डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स अगर एक लेग की स्वेलिंग हो दिस थिंग इज कॉल्ड द यूनिलैटरल स्वेलिंग और अगर बायलैटरल मीन्स दोनों लेग की स्वेलिंग हो सो दिस में इंडिकेट द हार्ट फेलियर लिवर डिजीज हो सकती है या फिर कोई किडनी डिजीज हो सकती है और एनी स्वेलिंग वही बात लेग्स की पफिनेस या फिर कहीं इनलार्जमेंट तो नहीं हुई लेग पर किसी एरिया पर या फिर वीनस इनसफिशेंसी तो नहीं है तो इन सारों को आपने क्रिटिकली विजुअल एग्जामिनेशन करनी है देन वीनस पैटर्न और एनी वीनस इनलार्जमेंट मीन्स आपने लेग्स के जो वेन्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है नॉर्मली फाइंडिंग्स में देखें ना तो ये विजिबल नहीं होती और वी कैन से द फेंटली विजिबल बहुत थोड़ा सा बहुत हल्का सा ऑब्जर्व हो जाता है इन नॉर्मल फाइंडिंग्स में अगर तो वेन्स एनलार्ज्ड हो या फिर ट्विस्टेड वेन्स हो जस्ट लाइक इन अ वेरिकोज वेन्स में सो दिस थिंग में इंडिकेट द वीनस वेल्व इनकॉम्पिटेंस अब वेल्व की इनकॉम्पिटेंस का क्या मतलब अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो लेग के काफ मसल्स होते हैं ना स्पेशली जो सोलियस मसल्स है तो इनके लिए सेकंड हार्ट का फ्रेज यूज होता है नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड द सेकंड हार्ट क्योंकि ये लोअर लेग से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उसे पंप करता है एंड बैक टू द हार्ट वापस लेकर जाता है और ये काम वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है मींस नीचे से ऊपर जाता है ना सो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुई सो जब आप वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसकी वजह से जो वेन्स होती हैं इनमें तो वो स्क्वीज हो जाते हैं और जो ब्लड इनमें होता है ना वो उसे अपवर्ड मूव करता है और इन सारे वीनस सिस्टम में वेल्व्स लगे होते हैं इन वेल्व्स का क्या काम होता है नॉर्मली कि ब्लड को बैकवर्ड मूवमेंट से प्रिवेंट करता है लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ही वेन स्क्वीज हुए ब्लड को ऊपर की तरफ पंप किया और फिर यहाँ पे ये वेल्व्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं कि ब्लड जो है वो वापस नीचे ना आने पाए सो अगर यही जो वीनस वेल्व्स है यही इनकॉम्पिटेंट्स हो सही काम नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से वो नीचे भी आ सकता है जिसकी वजह से लेग्स में इनलार्जमेंट हो जाती है पफिनेस हो जाती है वेन्स जो है वो ट्विस्टेड भी हो सकते हैं जस्ट लाइक इन अ वेरिकोज वेन्स और लेग्स में स्वेलिंग भी हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग के प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो रहा वेनी सिस्टम का सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेग्स में ही यहाँ पर ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एडीमा स्वेलिंग और इनलार्जमेंट होती है लेग्स की ठीक है देन है पिगमेंटेशन स्किन के कलर को आपने इंस्पेक्ट करना है कहीं कहीं ओल्ड इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ब्रूसिस वगैरह इसके अलावा स्कार्स का अल्सर्स और रैशेस मींस कहीं ओल्ड सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वीनस प्रॉब्लम्स आ रही है वुंड वगैरह प्रेजेंट है जिसकी वजह से पुअर सर्कुलेशन हो रही है या फिर स्किन एलर्जीज वगैरह जिसकी वजह से रैशेस हो रही है ठीक है देन उसके बाद टेम्परेचर को असेस करना है और उसके लिए अपनी बैक ऑफ द हैंड को यूज़ करना है
अगर तो कूल स्किन हो सो दिस में इंडिकेट अ पुअर आर्टीरियल ब्लड फ्लो, अगर वार्म स्किन हो, गर्म हो, तो फिर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन के इंडिकेशन है। इसके अलावा वही बात, कलर ऑफ स्किन को देखना है, टेक्सचर को देखना है, दिस शुड बी स्मूथ एंड द सॉफ्ट स्किन। इसके अलावा कलर ऑफ द बेड नेल्स उसी तरह चेक करना है जिस तरह से हमने अपर लिम्स का चेक किया हुआ था थ्रू द कैपिलरी रिफिल, जिसके लिए नॉर्मल टाइमिंग जो है वो लेस देन 2 सेकेंड्स है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लिया सो मीन्स डिलेड रीफिल हुआ, सो दिस थिंग में इंडिकेट द पुअर परफ्यूजन, राइट। इसके अलावा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोअर लेग, फीट एंड टोस, एंड दिस शुड बी द इवन हेयर ग्रोथ। अगर तो फिर पुअर परफ्यूजन हुई तो इसमें फिर लोअर लेग्स और फीट और टोस पर हेयर्स एब्सेंट होंगे, क्योंकि अगर हेयर्स को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है तो फिर वो ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपने लेग्स के लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है, एंड दिस थिंग ऑल्सो आई हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है जो लेग में प्रेजेंस होते हैं उसके दो ग्रुप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन इज अ वर्टिकल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि लोअर एब्डोमेन की स्किन से, बटक से, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से ड्रेन करता है। और इसके अलावा जो वर्टिकल जो सेकंड ग्रुप है, जो कि इनर थाई में ग्रेट सिफेनस वेन के साथ वर्टिकली जाता है और स्किन से और लोअर लिम्ब के जो सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं वहां से ड्रेन करता है। सो इसमें आपने क्या नोट करना होता है, उसके साइज जो कि स्मॉल साइज का नॉर्मल है, मींस लेस देन 1 सेंटीमीटर। उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। इसके अलावा डिस्क्रीटनेस मींस के फिक्स्ड है या फिर मूवेबल है। नॉर्मली जो होता है वो मूवेबल होता है। अगर तो कहीं फिक्स नोड्यूल्स हो, फिक्स नोड्स हो, सो दिस थिंग इंडिकेट्स अ मैलिग्नेंसी। और टेंडरनेस को चेक करना है, यूजुअली जो है वो नॉर्मली वो नॉन टेंडर होता है। वेल अगर नॉर्मल फाइंडिंग्स में देखें ना तो लिम्फ नोड्स जो है वो नॉर्मली पल्पेबल नहीं होते, बट इफ इट फेल्स सो इट कुड बी स्मॉल, सॉफ्ट, मोबाइल एंड नॉन टेंडर, राइट, इन नॉर्मल फाइंडिंग्स में। देन उसके बाद आपने पल्सेस के थ्रू उसकी आर्टीरियल सर्कुलेशन को असेस करना है। पॉप्लिटेल फोसा में जो आर्टरी है वो थोड़ा डीप जाके आपने उसे पल्पेट करना है, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्पेशन को चेक करनी है। And here it is little difficult to find, but stay focused to file this pulse, right? Then इसके बाद है डोर्सलिस पैडिस, इस आर्टरी की पल्सेशन को आपने असेस करना है। लुक फॉर द एडिमा। अब अगर कहीं लेग में स्वेलिंग हुई हो या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई हो, enlargement हुई हो, पफिंग हुई हो, तो उसको कैसे एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने दोनों लेग्स को कंपेयर करना है, उसकी साइज को कंपेयर करना है। तो अगर यूनिलैटरल स्वेलिंग हो या फिर बायलैटरल, आप इसीलिए फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स, टेंडन्स एंड बोन्स, मींस नॉर्मली क्या होता है कि वेन्स जो है वो भी समहाउ ऑब्जर्व हो जाती हैं, टेंडन्स और बोन्स भी है वो भी विजिबल होती हैं, लेकिन अगर एडिमा हो या फिर स्वेलिंग हुई हो तो फिर वो विजिबल नहीं होती, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से वो कवर हो जाती है। सो फिर उसके लिए आप एडिमा को चेक करते हैं, जिसमें आप अपने थंब से फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए प्रेस करना होता है। किस एरिया पर? फर्स्ट इज द डोर्सम ऑफ ईच फुट, मीन्स जो फुट का टॉप सरफेस है। एज यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे भी, तो ये कौन सी एरिया है? ये डोर्सम ऑफ फुट है। तो आप इस एरिया पर फर्स्ट इजीली जो है एडिमा को असेस कर सकते हैं। सेकेंडली बिहाइंड द ईच मेडियल मेलियोलस, मीन्स जो इनर साइड होता है एंकल का, सो उसके बोनी पार्ट को आपने प्रेस करना होता है अपनी थंब के ज़रिए से। सो वहाँ से भी आप एडिमा जो है वो इजीली एसेस कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द शिन। शिन जो है, जो लोअर लिग का जो फ्रंट पार्ट होता है, सो इस एरिया पर आपने प्रेस करना है और एडिमा को डिटेक्ट करना है। अब अगर पिटिंग एडिमा प्रेजेंट है जिसमें फ्लूइड रिटेंशन होती है और उसकी कंडीशन की वजह से लाइक हार्ट फेलियर हो गया
किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ की वजह से हो गया। अब हम उसे देंगे ग्रेडिंग्स +1, 2, 3 एंड 4। अब माइल्ड पिटिंग में क्या होता है, स्लाइड इंडेंटेशन होती है। मीन्स जब आप डोर्सम को, मीडियन मेलियलस को या फिर जब शिन को अपनी थंब से प्रेस करते हैं तो वो स्लाइटली सा इंडेंट हो जाता है, मीन्स स्लाइटली सा गढ़ा सा बन जाता है, अबाउट अगर मेजर करें तो 2 mm तक। और जब आप अपनी थंब हटा देते हैं तो वो इमिडिएटली अपनी जगह पर वापस आ जाता है। सेम एज जस्ट लाइक जब आप अपनी पिलो को प्रेस करते हैं ना, और प्रेशर हटाने के बाद किस तरह से वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। सो इसे हम देते हैं 1+ ग्रेडिंग। देन है मॉडरेट पिटिंग में क्या होता है, जब आप प्रेस करते हैं ना तो एक क्लियर सा डेंट बन जाता है, मीन्स इंडेंटेशन होती है, क्लियरली आप उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और अगर मेजर करें अबाउट 3 to 4 mm तक वो इंडेंट हो जाता है, बट इन सेकेंड्स इट डिसअपियर्स, मीन्स लेस देन 10 सेकेंड में फिर वो डिसअपियर भी हो जाता है। और इसे हम ग्रेडिंग देते हैं 2+ की। थर्ड हमारे पास होती है डीप पिटिंग। इसमें जब आप उस एरिया को प्रेस करते हैं तो डीप सा डेंट बन जाता है, अबाउट 5 to 6 mm का। और जो इंडेंटेशन होती है वो अबाउट 10 to 15 सेकेंड्स तक वो रहती है। इसके अलावा जब आप लेग्स को इंस्पेक्ट भी कर रहे होते हो ना तो आपको वो स्वेलिंग इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्थ है वेरी डीप पिटिंग। अच्छा, इसे हम 3+ ग्रेडिंग देते हैं। फोर्थ है वेरी डीप पिटिंग। इसमें क्या होता है कि लेग्स को देखने से आपको आइडिया हो जाता है कि वो स्वोलन है, और जब आप उस एरिया को प्रेस करते हैं तो 8 mm तक वो इंडेंट हो जाता है, और काफ़ी टाइम भी लेता है फिर रिप्लेस होने में, और वी कैन से दैट मोर देन 30 सेकेंड्स। सो उसको हम ग्रेडिंग देते हैं 4+। इसके अलावा यहाँ वही बात लिखी हुई कि हम ग्रेडिंग्स जो है वो के थ्रू भी दे सकते हैं, मिलीमीटर्स के थ्रू, कि कितना वो डीप जाता है जब हम उस एरिया को प्रेस करते हैं। सो अगर 2 mm तक जाए तो 1+, 3 to 4 mm तक जाए डीप तो फिर 2+, 5 to 6 mm तक डीप जाए तो फिर 3+, और 8 mm तक जाए तो फिर 4+। इसके अलावा टाइम के थ्रू भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, मीन्स अगर उस एरिया को प्रेस करें और देन वहाँ से उस प्रेशर को रिलीज़ करें तो हम देखते कि कितने टाइम में वो स्किन जो है वो वापस रिप्लेस होती है। तो अगर इमीडिएट हो तो 1+, और लेस देन 10 सेकेंड हो तो 2+, 10 से 15 सेकेंड तक हो तो 3+, और मोर देन 30 सेकेंड्स हो तो फिर 4+ की हम ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है। एडिमा प्रेजेंट हो तो उसकी सिविरिटी को मेजर कैसे करेंगे। फर्स्ट इज 4 फुट, मीन्स मेजरिंग टैप के थ्रू से मेजर करेंगे अगर एडिमा प्रेजेंट है। तो फर्स्ट देखेंगे अराउंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट, उस एरिया को मेजर करेंगे। देन स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस अबव द एंकल, मीन्स जो एंकल बोन के ऊपर थिनेस्ट पार्ट होता है उस एरिया को मेजर करेंगे। एंड थर्ड इज द लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस एट द काफ, जहाँ काफ मसल प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को मेजर करेंगे। एंड द लास्ट इज द मिड थाई, मीन्स द मिडल ऑफ द थाई को आपने मेजर करना है थ्रू मेजरिंग टैप के उसकी सिविरिटी कितनी है, कितने उसके लेग जो है वो स्वोलन हो चुके हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर डिफरेंस अबव द एंकल और 2 सेंटीमीटर एट द काफ इंडिकेट एडिमा। इसका क्या मतलब है, आई रिपीट दिस थिंग अगेन, कि आपने दोनों लेग्स को कंपेयर करना है। अगर तो दोनों लेग्स को कंपेयर करें और अबव द एंकल 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया, या फिर जो हम जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द काफ चेक कर रहे थे उसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया, सो दिस थिंग इंडिकेट्स एडिमा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो है वो राइट काफ को मेजर किया और उससे आया 35 सेंटीमीटर, राइट। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट काफ को मेजर किया और उससे आया 37 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, 2 सेंटीमीटर। सो दिस सजेस्ट एडिमा एंड द लेफ्ट लेग। सो अब इन सारी असेसमेंट और मेजरमेंट से हमें आइडिया हो गया है कि यस एडिमा इज प्रेजेंट। अब क्या करेंगे,
अब अगर एडिमा प्रेजेंट हुआ तो अब जाएंगे सबसे पहले डीवीटी मींस डीप वेन थ्रोम्बोसिस को असेस करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पेशेंट को सीधे लेटाएं और उसकी नी को फ्लेक्स करें मींस उसके फुट को एंकल की साइड पर उसे बेंड करें। नॉर्मली क्या होता है, कोई टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं होती, कोई पेन नहीं होता काफ एरिया पर। लेकिन अगर पेशेंट को डीवीटी हुआ तो फुट को डोर्सिफ्लेक्स पोजीशन देने से उसके काफ एरिया पर भी पेन होता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव ह्यूमन साइंस। और अगर उसका ह्यूमन साइंस पॉजिटिव आया सो दिस में सजेस्ट अ डीवीटी मीन्स उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है जिसकी वजह से उसे एडिमा हुआ है। हियर एज यू कैन सी अ लेग विद डीवीटी, रेडनेस हुई है, स्वोलन हुआ है एक लेग, और ये यूनिलैटरल लेग है मींस एक ही लेग हुआ है। इसके अलावा जो स्किन है वो टाइट और शाइनी हो गई है एंड समटाइम्स इट्स वार्म टू टच। अब क्यों होता है, वार्म क्यों हो जाता है? जस्ट बिकॉज के क्लॉट बना हुआ होता है और उसकी वजह से वीनस रिटर्न नहीं होता। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे लेग से वो कलेक्ट करते हैं तो फिर वो वापस बैक टू द हार्ट नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लॉट। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट बन जाता है या फिर थ्रोम्बस बन जाता है इन डीप वेन्स में, इन यूजुअली इन द लेग्स में ही होता है। इस नॉर्मल वेन में स्मूथ ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन के वॉल्स में यहाँ पे कोई क्लॉट नहीं बना हुआ, सो द ब्लड कैन इजीली फ्लो। जबकि डीवीटी में वेन्स में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और वो वेन्स को ब्लॉक कर लेते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं करता प्रॉपरली। डीवीटी के मल्टीपल रीजंस है बट द रिजल्ट इज क्लॉट ही बनता है और वेन को वो ब्लॉक कर लेता है। एक तो ये कि हो सकता है उसे वीनस स्टेसिस हो मींस उस एरिया को प्रॉपर ब्लड फ्लो हो ही नहीं रही हो, या फिर रिड्यूस ब्लड फ्लो हो, या इसके अलावा जिनमें ब्लड क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी होती है वो जिनमें हाई हो। वो या तो जेनेटिकली भी हो सकता है, कोई क्रोनिक डिजीज की वजह से हो सकता है, इवन कैंसर में भी हो सकता है। इसके अलावा कंडीशंस लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, डिहाइड्रेशन स्टेटस का होना जिसमें ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, फ्लो नहीं करता, और ये तो फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ये ब्लड। इसके अलावा इंडोथीलियम इंजरी मीन्स अगर वेन्स की जो वॉल्स है ना वो डैमेज हो जाए, मीन्स अगर कोई ट्रामा, कोई सर्जरी, इन्फ्लेमेशन, इवन इंजेक्शन जिसकी वजह से वेन्स की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है और ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है जो इंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाता है। अब अगर ये डैमेज हो गया, बॉडी क्या करेगी, जो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करेगी, इसके अलावा क्लोट की फॉर्मेशन करेगी क्योंकि वेसल की लाइनिंग डैमेज हुई है, सो दे कैन ऑल्सो कॉज द डीवीटी। और अगर यही क्लॉट जो है वो वेसल से डिटैच हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया और फिर लंग तक चला गया, सो दिस कैन कॉज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इवन द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीवीटी। नाउ क्रोनिक आर्टीरियल इनसफिशेंसी मीन्स वो आर्टरी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेग की तरफ लेकर आता है, या तो वो नैरोड हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से लेग को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता, उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जो स्टेटस है वो मेंटेन नहीं रहती। और ये कंडीशन यूजुअली आर्थेरोस्क्लेरोसिस में होता है, मींस जब आर्टरीज में फैट जो है वो डिपॉजिट्स हो जाती है। सो इस कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे बर्गर्स पोस्टर्नल टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं और उसके एक या फिर दोनों लेग्स को 60 डिग्री तक ऊपर लेकर चले जाते हैं और उसके लेग को उसी पोजीशन में मीन 60 डिग्री के लिफ्टिंग में ही रखना है फॉर अबाउट 1 मिनट अनटिल उसकी फीट का जो कलर है वो पेल ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपने उसकी उसी 60 डिग्री तक लिफ्टिंग करनी है। अब ये क्यों करते हैं, लेग को जब अपलिफ्ट किया 60 डिग्री पर, सो ब्लड जो है वो ग्रेविटी के साथ ही ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है
अब अगर जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो या नैरोड हो तो उनका तो रिफिल जल्दी नहीं हो सकता। सो उनके जो लेग का कलर है वो बहुत जल्दी से ना पेल कलर हो जाता है, मीन्स इट टर्न्स पेल वेरी फास्टर। देन इसके बाद आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं और उसके जो लेग्स है वो बेड से हैंगिंग डाउन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द लेग्स डैंगलिंग। और उसके बाद आर्टरी की रिफिल और लेग के जो कलर्स है वो कितना टाइम लेती है कलर चेंज करने में, क्योंकि जब हमने हमने पहले ना उसके लेग को 60 डिग्री के साथ उसे अपलिफ्ट किया हुआ था तो वो पेल हो गई थी। सो अब दोनों फीट के कलर को नोट करेंगे और कितने टाइम में होता है वो भी नोट करेंगे। नॉर्मली उसके फीट के स्किन का जो कलर है वो विद इन 10 सेकंड या फिर उससे लेस वो पिंकिश हो जाता है। लेकिन जिनका अगर आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो और स्लो ब्लड सप्लाई हो तो उनका कलर पिंकिश होने में फिर टाइम लगेगा, और इट टेक्स मोर देन 10 सेकेंड्स। इसके अलावा वेंस की जो फिलिंग्स है वो नॉर्मली इन 15 सेकेंड हो जाती है, लेकिन अगर डिलेड फिलिंग हो या फिर पुअर सर्कुलेशन हो सो इट टेक्स द मोर देन 15 सेकेंड्स। इसके साथ साथ आपने स्किन में ड्यूबल कलर को नोट करना है, मीन्स डस्की रेडनेस। इसका क्या मतलब कि फीट का कलर जो है वो डार्क रेड कलर हो जाए। और ये कब होता है? जब आर्टियोल्स डायलेट हो और ब्लड जो है उस एरिया पर सडनली रिटर्न हो और उस एरिया को रेड कर देता है। सो दिस इज अ साइन ऑफ क्रोनिक इस्कीमिया या फिर आर्टीरियल डिजीज भी हो सकता है। नाउ द मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट। और ये टेस्ट मैनुअली मीन्स थ्रू हैंड वेरिकोस वेन्स में वेल्व की इनकम्पिटेंस को चेक किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो जो डायलेटेड वेन्स होती हैं लेग्स में उसको थ्रू फिंगर टिप्स जो है वो पल्पेट करते हैं, और जहां पर आपको बल्जिंग या फिर ट्विस्टेड वेरिकोस जो वेन्स होती है वो फील हो तो एक हैंड जो है आप वहां पे रखते हैं, यूजुअली लोअर हैंड, और दूसरे हैंड को पहले हैंड से 20 सेंटीमीटर अबव उस पॉइंट पर आप वेन को कंप्रेस कर लें, एटलीस्ट 8 इंच और 20.3 सेंटीमीटर। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन इमेज। एज यू कैन सी हियर फर्स्ट हैंड के थ्रू हमने ट्विस्टेड या फिर बल्जिंग जो वेरिकोज वेन्स होती है उसको पल्पेट किया, और उस पॉइंट पर वेन्स को जो है वो कंप्रेस करना है। फिर इसी फर्स्ट हैंड से 20.3 सेंटीमीटर अबव अपने दूसरे हैंड के थ्रू वेन को कंप्रेस करें। अगर तो वॉल्स जो है वो इनकॉम्पिटेंस हुई, मीन्स अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही हो, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही हो, तो आपको यहाँ पर एक टैप सा और फ्लूइड की इम्पल्स सा जो है वो फील होगा, मीन्स एक सडन जो प्रेशर है वो अराइज हो जाएगा और उसकी इम्पल्स जो है वो आपको थ्रू हैंड फील हो जाएगी। अगर तो जो वाल्व्स हो वो कॉम्पिटेंट हुई, मोस्ट स्पेसिफिकली जो सिफेनस वाल्व्स है, मीन्स अगर वो प्रॉपर काम कर रही हो, प्रॉपर क्लोज हो रही हो, तो कोई इम्पल्स आपको फील नहीं होगी। सो दिस मीन्स द वाल्व्स आर कॉम्पिटेंट और वो जो है वो ब्लड के बैक फ्लो से वो स्टॉप कर रही है एज दे शुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट, एंड एज यू कैन सी हियर ऑल्सो नॉर्मल वेन्स को चेक करें, दे आर कॉम्पिटेंट मीन्स क्लोज हो रहे और बैक फ्लो से ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है। वाइल इन वेरिकोस वेन में क्या होता है, जो वाल्व्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, दे आर इनकॉम्पिटेंट, जिसकी वजह से ब्लड का जो है वो बैक फ्लो होता है और फिर इस तरह से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं। देन इसके बाद है रेट्रोग्रेड फिलिंग और ट्रेंडिलेंडबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेन्स के कौन से वाल्व्स हैं जो कि काम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। इन शॉर्ट जो वाल्वुलर इनकॉम्पिटेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए, उसका लेवल फाइंड करने के लिए, उन पेशेंट्स में जिनका ऑलरेडी जो है वो वेरिकोस वेन्स जो है वो डायग्नोस हो चुका होता है।
लेकिन अब उस वाल्व की लोकेशन और किस वेन्स की वाल्व में जो है वो इनकॉम्पिटेंस हो चुकी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ट्रेंड-डिलेंबर्ग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट इज आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन। सबसे पहले आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। देन उसके बाद उसका जो लेग है उसको एलिवेट करते हैं और उस लेग का मसाज करते हैं। मसाज इस तरह से कि ब्लड को पुश आउट करते हैं लेग से, कि वेन्स जो है वो एम्प्टी हो जाए। मीन्स आपने डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आना होता है। वेन्स को जब एम्प्टी कर दे, ब्लड को आउट कर दे वहां से, तो फिर आप जो है वो अपर थाई पर टर्निकेट अप्लाइड कर दे। टर्निकेट या फिर ऐसा कोई भी बैंड जो इस थाई को ना टाइट कर ले, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए इन सुपरफिशियल वेन्स में, और जो स्पेशली जो ग्रेट सिफिनिस वेन्स में है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए। फिर उसके बाद आप पेशेंट से कह दे कि अब आप खड़े हो जाए। खड़े होने के साथ ही क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट भी आएगा एंड द ग्रेविटी ट्राइज टू रीफिल द लेग वेन्स। ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी लेग में। अगर तो पेशेंट खड़ा हो गया और फिर भी उसकी वेन्स जो है वो क्विकली रिफिल नहीं हुई, मीन्स ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हुई फिर भी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो वेल्व की जो प्रॉब्लम है वो अबव द टर्निकेट है। मीन्स जिस एरिया पर हमने टॉर्निकेट अप्लाई किया हुआ था उससे अबव कोई वेल्व है और उसमें कोई मसला है। और अगर तो टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद पेशेंट जब खड़ा हो जाए और फिर भी उसकी जो कैपिलरी जो सॉरी वेन्स की रिफिलिंग क्विकली हो गई, तो इसका मतलब है कि टॉर्निकेट से बिलो नीचे वहां पे कोई वेल्व है और उसमें कोई प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इस टेस्ट का मकसद ही लेवल को फाइंड आउट करना है। दिस टेस्ट हेल्प्स डिसाइड द लेवल ऑफ वेन वेल्व फेलियर, राइट? उन पेशेंट्स में जिनका ऑलरेडी जो है वो वेरिकोज वेन्स जो है वो डायग्नोस हो चुका होता है। देन इसके बाद द लास्ट थिंग इज अ डॉक्यूमेंटेशन। इसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स दी हुई है, लेकिन इसी तरह आपने पेशेंट को हर एस्पेक्ट से उसे असेस करना है। और लास्ट में आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन। उसके ओवरऑल कंडीशन को, उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को आपने डॉक्यूमेंट करना है। लाइक यहाँ पे गिवन है सब्जेक्टिव डेटा में क्या, कोई लेग पेन नहीं है उसे, कोई स्किन चेंजेस नहीं हुई, कोई स्वेलिंग और लिम्फ नोड्स नहीं प्रेजेंट, एनलार्जमेंट नहीं है, नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड और वास्कुलर प्रॉब्लम्स, मीन्स कोई क्रोनिक कंडीशन नहीं है उसकी, कोई स्मोक नहीं करता और कोई मेडिकेशन नहीं लेता। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या इंस्पेक्ट किया हमने, एक्सट्रीमिटीज़ भी उसकी पिंकिश है, मीन्स कोई स्वेलिंग, कोई इन्फ्लेमेशन, कहीं कोई रेडनेस नहीं है, पफीनेस वगैरह नहीं है। इसके अलावा साइनोसिस, मीन सर्कुलेशन भी ठीक है, कोई ब्लूइश नहीं है, और एनी स्किन लेशंस या फिर कोई रैशेस वगैरह भी प्रेजेंट नहीं है। पल्पेशन में हमने क्या किया, टेम्परेचर वार्म है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और बायलैटरली दोनों लेग्स में सारी पल्सेस जो हमने पल्पेट की वो प्रेजेंट थी, और कोई भी लिम्फेडेनोपैथी प्रेजेंट नहीं था। ये थी हमारे पास सारी नॉर्मल फाइंडिंग्स। सो इस तरह से आपने पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम।